आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में। तो जिस तरह इससे पहले हम मुख्तलिफ फंक्शंस के डोमेन और रेंज को मालूम करना सीख चुके हैं, तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ये असल में फंक्शंस ऑफ एंगल्स होते हैं ज्योमेट्री में। इसका मतलब ये है which means they take angle measurement as input, they relate to the angles of triangle to the length of its side। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इनपुट में हम नंबर्स की जगह एंगल पुट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो फंक्शन में इनपुट में भी नंबर्स होते थे और आउटपुट में भी नंबर्स, लेकिन जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो इसमें इनपुट में भी हम एंगल्स पुट करते हैं और रिजल्ट में हमें कोई नंबर्स मिलते हैं। जिस तरह के यहाँ पर लिखा भी गया है कि सो फार द फंक्शंस वी हैव स्टडीड ऑल हैड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स एज देयर डोमेन एंड रेंज। उनके जो डोमेन और रेंज होते थे ना, वो सबसेट्स होते थे रियल नंबर्स के। अगर डोमेन होता उसका भी हम वो सेट लेते रियल नंबर्स में से, रेंज होता तो वो भी रियल नंबर्स में से सेट होता। बट द डोमेन ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द सेट ऑफ एंगल्स रेदर देन रियल नंबर्स। जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो नंबर की जगह एंगल इसमें हमारे पास डोमेन में इनपुट के तौर पर होते हैं। वी कैन हाउएवर मेक द डोमेन्स ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस सबसेट्स ऑफ रियल नंबर बाय डिफाइनिंग देम ऑन द यूनिट सर्कल दैट इज सर्कल वुज रेडियस इज 1। मतलब ये बना कि अब ये चीज़ थोड़ी सी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर हम उसके डोमेन में एंगल्स की बात करेंगे। तो हम इसके डोमेन को भी सबसेट ऑफ रियल नंबर बना सकते हैं अगर हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूनिट सर्कल पर डिफाइन कर लें। मैं वीडियो के अगले हिस्से में फिर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसको यूनिट सर्कल पर डिफाइन किया जाना है। अब हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एब्रीविएशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो साइन थीटा है इसको लिखा जाता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा को कास थीटा लिखा जाता है, और टेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह कोसिकेंट थीटा को कोसिक थीटा लिखा जाता है और सीकेंट थीटा को हम लिखते हैं सीक थीटा। और सबसे लास्ट में जो है वो है कोटेंजेंट थीटा, तो इसको लिखा जाता है काट थीटा। तो ये इसकी एब्रीविएशंस हो गई। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज जो है ये इक्वल किसके होते हैं, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो उस पर मज़ीद बात करते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर ये पॉइंट ए जो आपको सर्कल पर नज़र आ रहा है, सेंटर से लेकर उस मतलब एक रेडियस हमने लिया और इसको अगर हम ये एडजेसेंट के साथ मिला दें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एज वी कैन सी इन द इमेज इफ द पॉइंट ए ऑन द सर्कल इज कनेक्टेड विद इट्स सेंटर ए राइट ट्राइंगल इज फॉर्म। ठीक है, अब इस राइट ट्राइंगल में ये हमारे पास 3 साइड्स है। जो 90 के सामने साइड है वो हाइपोटेन्यूज इसको कहा जाता है। एंगल एक्स के सामने वाले साइड को अपोजिट या परपेंडिकुलर के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं, और जो साइड ये बाकी रह जाए उसको एडजेसेंट या एडजेसेंट के अलावा इसको बेस कह सकते हैं हम। तो जो 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जिनको हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं या इसके अलावा इनको सर्कुलर फंक्शंस भी कहा जाता है, सर्कुलर फंक्शन ऑफ थीटा। तो उनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इनमें से जो सबसे पहला है वो कौन सा है? साइन थीटा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं वो फिगर बना लेता हूँ। जो सर्कल है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल एक्स है तो आप साइन एक्स लिख सकते हैं या साइन थीटा, एक ही बात है। तो साइन थीटा जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी हो सकता है। कास थीटा जो होता है वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एडजेसेंट है। कोटेंजेंट थीटा एडजेसेंट बाई परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट। और सबसे लास्ट में जो कोसिकेंट थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट के बराबर है। तो यहाँ पर ये बात भी आपने नोट की होगी कि जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है और वो रिसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा का। सीकेंट थीटा रिसिप्रोकल है कास थीटा का, और कोसिकेंट थीटा जो है वो रिसिप्रोकल है साइन थीटा का। ठीक है, तो मतलब 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इनमें से 2-2 के पेयर एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं। सीकेंट कास का, कोसिकेंट साइन का, और कोटेंजेंट टेंजेंट का रिसिप्रोकल है हमारे पास। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ साइन एक्स और काज एक्स की। तो यहाँ पर मैं एक यूनिट सर्कल ले रहा हूँ। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका सेंटर जो हमारे पास होता है वो ओरिजिन पर और रेडियस उसका 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ले लिया है और एक राइट ट्राइंगल हमारे पास बन गया है, आपको नज़र आ रहा है एक्स एंगल के हिसाब से।
तो चूँकि साइन एक्स हमारे पास बराबर होता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और काज एक्स बराबर होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के, तो चूँकि यूनिट सर्कल के केस में जो हमारे पास ए तक का ये फासला, ये रेडियस है, जो हाइपोटेन्यूज है असल में ये रेडियस ऑफ दिस यूनिट सर्कल है और वो बराबर है 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर हुआ और साइन एक्स अपोजिट बाई 1 और काज एक्स एडजेसेंट डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। और इसका ये भी मतलब हो गया कि हमारे पास अपोजिट और एडजेसेंट की कोई भी वैल्यूज़ आ जाए, लेकिन चूंकि डिवीजन में फिर 1 है तो वो हमारे पास डिफाइंड वैल्यू होगी। इसी वजह से डोमेन ऑफ साइन एक्स और काज एक्स जो है वो इक्वल होगा किसके, ऑल रियल नंबर्स के। इनके डोमेन में हम कोई भी नंबर लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब बात करते हैं रेंज ऑफ साइन एक्स और काज। तो इनका जिस तरह डोमेन एक जैसा है तो साइन और कास का रेंज भी एक जैसा होता है। यहाँ पर है कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑन सर्कल कैन गो टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 एट एक्स इज इक्वल टू 90 एंड मिनिमम ऑफ -1 एट एक्स इज इक्वल टू 270। इसी तरह कास की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है 0 डिग्री पर और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है -1 वो 180 डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ साइन एक्स और कास एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर 1 तक। अब ये बात मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि साइन और कास की वैल्यूज़ चेक करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल्स पर इसकी वैल्यूज़ चेक करते हैं यूनिट सर्कल को यूज़ करके। यहाँ पर ये मैं एक यूनिट सर्कल दोबारा से ले लिया है। दिस इज़ ए यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस 1। इसका रेडियस 1 के बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर ये 10.01 पॉइंट ये सब कुछ जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -10 पॉइंट है जहाँ पर सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट जो है और सर्कल का नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट हमारे पास 0, -1 है। तो साइन एक्स चूँकि अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज 1 है तो अपोजिट बाई 1 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि साइन एक्स हमारे पास इक्वल हुआ सिर्फ अपोजिट के और काज एक्स एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज अगेन 1 के बराबर है तो एडजेसेंट बाई 1 यानी कि काज एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा एडजेसेंट के। अब ये दो बातें आप याद रखें कि साइन एक्स यूनिट सर्कल के केस में हमारे पास अपोजिट के बराबर आ रहा है और काज एक्स जो है वो इसी यूनिट सर्कल के केस में एडजेसेंट के बराबर आ रहा है। सो वी कैन अरेंज द फिगर लाइक दिस। ये फिगर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो राइट ट्राइंगल बन रहा है तो एडजेसेंट की जगह मैंने काज लिखा है ये येलो से और परपेंडिकुलर या अपोजिट की जगह मैंने साइन लिख दिया ये रेड से, ठीक है। इन प्लेस ऑफ एडजेसेंट वी हैव राइट काज एक्स एंड इन प्लेस ऑफ अपोजिट वी हैव राइट साइन एक्स। सो नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डिराइव या डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड काज एक्स यूजिंग दिस फिगर, ठीक है। अब इस फिगर को यूज़ करके हम साइन और कास की डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल्स पर मालूम कर सकते हैं कि कौन से एंगल पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है और बाकी कोई इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट कास 0 एंड साइन 0। 0 पर हमारे पास ये जो एडजेसेंट है ना, तो आप इसको देखें सो दैट एट 0 वी कैन सी दैट हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट विल कोइंसाइड। हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट कोइंसाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कास 0 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और चूंकि यहाँ अपोजिट की वैल्यू 0 है इसका मतलब कि साइन 0 की वैल्यू क्या हुई, वो 0 के बराबर हुई। और सेम टेंजेंट 0 जो है वो भी 0 के बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट साइन बाई कास के बराबर होता है, तो 0/1 से 0 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ 90 के लिए अगर आप चेक करें तो फिगर में आपको नज़र आ रहा है जिस तरह ये रेड मार्कर से किया गया है, तो कास 90 साइन 90 वो पॉइंट आ जाएगा ऊपर और वहाँ पर हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 1 है और कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर x की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है। इसी वजह से कास 90 हमारे पास 0 है और टेंजेंट 90 अनडिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि वो साइन ओवर कास के बराबर होता है, तो 1/0 हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हो गई दो एंगल्स पर, 0 पर और 90 पर। तो आपने देख लिया कि कास 0 1 के बराबर था और कास 90 0। इसी तरह साइन 0 0 के बराबर था, कास 90 1। अब दूसरे एंगल्स के लिए चेक करते हैं कि इसके अलावा के एंगल्स के लिए इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, उसका आप थोड़ा सा जायज़ा लें, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल्स पर मैंने ये मालूम किया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पर ये जो आपको इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है, आपने नोट किया कि हमारे पास कौन से एंगल पर साइन, काज और टेंजेंट की कौन कौन सी वैल्यूज़ है। तो ये मालूम करना आसान हुआ किसकी वजह से, यूनिट सर्कल की वजह से, क्योंकि यूनिट सर्कल पर हमारे पास एडजेसेंट कास के बराबर हुआ और अपोजिट जो है वो साइन के बराबर हुआ है, और टेंजेंट पर साइन और कास की मदद से इजीली फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट शो कर दी है कि कौन से एंगल के लिए इसकी कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन इस वजह से हेल्पफुल है। और आपने ये भी देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कास, टेंजेंट तीनों की पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, और इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी। अब बात करते हैं डोमेन आप टेंजेंट और सीकेंट के, इन दोनों का डोमेन क्या होगा हमारे। टेंजेंट और सीकेंट का डोमेन एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टेंजेंट और सीकेंट का डोमेन बराबर होता है, सेम होता है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप देखें तो टेंजेंट हमारे पास साइन ओवर कास के बराबर है, और सीकेंट x 1 डिवाइड बाई कास के बराबर होता है। इसका मतलब कि दोनों की डिवीजन में कास है, तो दोनों अनडिफाइन आएंगे अगर कास x 0 के बराबर आया, क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाई 0 अनडिफाइन होता है। तो अब हमें ये देखना है कि कास कौन सी वैल्यूज़ के लिए, कौन से एंगल्स के लिए 0 आता है। तो कास जो है वो 0 आता है 2n+1 π/2 के लिए, मतलब π/2 के 8 मल्टीपल्स के लिए। 2n+1 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें n 0 1 2 3 पुट करें तो आपको 8 नंबर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि cos x = 0 फॉर ऑल 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो फिर हमारे पास डोमेन ऑफ टेंजेंट और सीकेंट बनेगा क्या, इन वैल्यूज़ पर कास 0 आएगा, तो ऑब्वियसली कास 0 आने से टेंजेंट और सीकेंट इस पर अनडिफाइन आएंगे। इसी वजह से जो इनका डोमेन है वो है सेट ऑफ x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n इंटीजर्स में से है, उसकी वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2 कोई भी हम पुट कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इसका जो डोमेन है टेंजेंट और सीकेंट का डोमेन इनका है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2 या 90। ठीक है, बात करते हैं डोमेन ऑफ कोटेंजेंट x और कोसेकेंट x की। ठीक है, कोटेंजेंट और कोसेकेंट का डोमेन भी सेम होगा। उसकी वजह यह है कि कोटेंजेंट x हमारे पास बराबर होता है cos x डिवाइड बाई साइन x के, और जो कोसेकेंट x है वो बराबर है 1/sin x के। तो इनका डोमेन सेम इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों के डिवीजन में साइन है, और ये दोनों अनडिफाइंड तब आएंगे जब हमारे पास साइन x = 0 आएगा। तो हमने ये चेक करना है कि साइन x कौन से एंगल्स ऐसे होते हैं जिन पर कि 0 आएगा। ठीक है, जिस तरह के पिछले केस में हमने देखा cos x 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2 या 90 पर 0 हमारे पास आता है, यानी कि 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, -π/2, -3 π/2, इस तरह की वैल्यूज़ के लिए साइन जो होता है ये 0 होता है फॉर ऑल x = n π वेयर n इज़ फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि n की जगह 0 +1 -1 कुछ भी लगा दो, यानी साइन 0 होगा 0 पर, इसके अलावा 1 पाई पर, -π पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इन सब वैल्यूज़ पर। तो जब साइन 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट कोटेंजेंट x एंड कोसेकेंट आर अनडिफाइंड पर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। वजह क्या है, क्योंकि इन वैल्यूज़ के लिए अगर साइन 0 है तो ऑब्वियसली साइन कोटेंजेंट कोसेकेंट की डिवीजन में है, तो ये दोनों अनडिफाइंड आएंगे उस इन वैल्यूज़ के लिए। तो जो इनका डोमेन होगा उसमें से हमें ये वैल्यूज़ निकालनी होगी। इसी वजह से मैंने लिखा है कि ये होगा सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू n π, और ये हमारे पास इसका डोमेन हुआ इन वैल्यूज़ पर, ये हमारे पास अनडिफाइन आएंगे कोटेंजेंट और कोसेकेंट x। ठीक है, बात करते हैं रेंज ऑफ टेंजेंट और कोटेंजेंट की। इन दोनों का रेंज हमारे पास सेम होता है। डोमेन टेंजेंट और सीकेंट का एक जैसा था, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों साइन ओवर कास और 1/कास के बराबर थे, दोनों की डिवीजन में कास था, तो वो उनका डोमेन सेम था। लेकिन रेंज टेंजेंट और कोटेंजेंट का एक जैसा होगा। उसकी वजह टेंजेंट साइन ओवर कास के बराबर, कोटेंजेंट कास ओवर साइन के बराबर, ये दोनों साइन और कास के रेशो से इनकी वैल्यूज़ आती है। और रेंज असल में है क्या, आउटपुट वैल्यूज़। तो अगर यहाँ पर हम साइन और कास में डिफरेंट वैल्यूज़ लगाते जाए, साइन और कास का रेंज -1 से लेकर 1 तक था, तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें मिल सकती है। सपोज़ मैं साइन की वैल्यू 1 ले लूँ, कास की पॉइंट्स में कुछ वैल्यू ले लूँ, तो हमें 1 से कोई बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कोई भी नंबर हमें मिल सकता है अगर हम साइन और कास की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते जाए। तो इसी वजह से टेंजेंट और कोटेंजेंट का जो रेंज होता है वो ऑल। सबसे लास्ट में बात करते हैं रेंज ऑफ सीकेंट और कोसेकेंट की। चूँकि सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कास का, 1/कास के बराबर है, कोसेकेंट बराबर 1/साइन के होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों का रेंज, चूँकि साइन और कास का रेंज सेम था, तो इसी वजह से सीकेंट और कोसेकेंट का रेंज भी सेम होगा। अब इनका रेंज होगा क्या, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सीकेंट और कोसेकेंट का रेंज क्या होगा।
यहाँ पर मैंने ये नंबर लाइन ले लिया है, तो साइन और कास ये ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। ये फिगर यहाँ पर साइन और कास का रेंज शो कर रहा है। तो हमारे पास कोसिकेंट और सीकेंट इन दोनों की रेसिप्रोकल है। इसका मतलब कि जो वैल्यू साइन और कास की होगी वो वैल्यूज़ कोसिकेंट और सीकेंट की नहीं होगी। तो ये मतलब बनेगा। मैं एक और फिगर यहाँ पर आपके लिए ड्रा कर लेता हूँ, जिसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ तो साइन और कास की हो गई, तो जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएगी वो वैल्यूज़ सीकेंट और कोसिकेंट की होगी। इसी वजह से मैंने ये लाइन से आपको समझाया भी है कि 1 से बड़ी वैल्यूज़ जितनी भी है वो सारी सीकेंट और कोसिकेंट के रेंज में आएगी, और जो -1 से कम वैल्यूज़ है, छोटी वैल्यूज़, तो वो भी सीकेंट और कोसिकेंट के रेंज में आएगी, क्योंकि वो वैल्यू साइन और कास में नहीं आ रही थी। और जो -1 से 1 तक का है वो सिर्फ साइन और कास की वैल्यू हो सकती है, वो सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन बात बाकी रह गई -1 और 1 की। आपको ये अंदाज़ा होगा, व्हेन देयर आर टू एडजेसेंट फील्ड्स, अगर कोई दो खेत हो एक साथ लगे हुए हो, तो जो उनकी बाउंड्रीज होती है ना, तो वो दोनों खेत में शामिल होती है, दोनों का उन पर इक्वली हक होता है। इसी वजह से ये -1 और 1 जो है ना, इसकी मिसाल भी बाउंड्री की ही है इन दोनों के दरमियान। इसी वजह से हमारे पास ये जो इनकी रेंज आएगी सीकेंट और कोसिकेंट की, तो वो -1 और 1 उसमें शामिल होंगे। -1 से कम वैल्यूज़ और 1 से ज़्यादा वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर जितने भी हमने पढ़ी, तो इसके लिए ये एक टेबल है, इसकी तरफ आप गौर करें। जिस तरह लास्ट में आपको सीकेंट और कोसिकेंट का रेंज नज़र आ रहा है, लिखा गया है कि ऑल रियल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इक्वल टू इसी वजह से कि -1 और 1 भी शामिल, -1 से कम वैल्यूज़ और 1 से ज़्यादा वैल्यूज़। तो ये टेबल, इसको केयरफुली ऑब्ज़र्व करें, जितनी भी हमने बातें की वो सारी की सारी इस टेबल में आ चुकी है। तो ये बात हो गई डोमेन और रेंज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह हम मुख्तलिफ फंक्शन हमें दिए जाएंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे और उनके डोमेन और रेंज को हमने मालूम करना होगा। तो इसमें फिर हम यही टेबल, यही सब कुछ जो अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, इसको यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।